जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक to the Smart IAS Foundation. You are watching Pre-Secure with me, Raj Gaurav, and on today's September 17, we will discuss MCQs related to these topics from current affairs from both prelims and mains perspective. Okay. Before starting the agenda of today, the session of today, as today we are celebrating Vishwakarma Puja on September 17, so I want to share this quote with you that arise, awake, and sculpt your destiny with the chisel of courage, with the blessings of the divine architect Lord Vishwakarma, and so let India's vibrant soul fuel the fire of infinite potential within you. आज भगवान विश्वकर्मा की जयंती हम मनाते हैं कि आज किस तरह से भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से पूरे संसार का निर्माण हुआ। सितंबर 17 को ही क्यों मनाते हैं, ये चीज़ भी मैंने एक्सप्लेन किया है, शॉर्ट्स के फॉर्म में यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पे देख सकते हो कि क्यों सितंबर 17 को ही है। हम भारतीयों का त्यौहार, बट फिर भी हम इंग्लिश या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग सितंबर 17 को ही क्यों मनाते हैं। अब बात आती है लॉर्ड विश्वकर्मा की ब्लेसिंग्स की, तो आज हम लोग जो भी मशीन प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं उनकी वर्शिप करेंगे, अपनी गाड़ी जो भी मशीन्स प्रोडक्ट्स वगैरह हम यूज करते हैं उन सब की पूजा करेंगे। साथ ही साथ उनके ब्लेसिंग से हमें ये भी सीखने की ज़रूरत है ना कि हम अपने देश का, अपने भारत भूमि का, अपने कंट्री इंडिया का निर्माण कर सके भगवान विश्वकर्मा के आशीर्वाद से, क्योंकि उन्होंने पूरी संसार का निर्माण किया, तो हम भी अपने भारत का निर्माण कर सकें उनके आशीर्वाद से, सो दैट इंडिया का जो इन्फिनाइट पोटेंशियल है, दैट इन्फिनाइट पोटेंशियल कैन बी टैप्ड एंड देन इंडिया कैन बिकम विश्व गुरु, विश्व विजेता, राइट। विश्व विजेता दूसरों को हराकर उनकी टेरिटोरी जीत कर नहीं, उनके दिलों को जीत कर। सो दैट इज द कोट फॉर टुडे। लेट्स डिस्कस द एजेंडा फॉर टुडे। आज हम लोग किन किन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट टॉपिक इज अबाउट MS स्वामीनाथन, इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहे जाने वाले, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। इनके कॉन्ट्रीब्यूशन से हमारा भारत देश अनाज के रूप के लिए, खाद्यान्न के रूप में, फॉडर मटेरियल्स के रूप में, क्रॉप्स के रूप में सेल्फ डिपेंडेंट बन सका, खुद पर डिपेंडेंट हुआ, इंडिपेंडेंट बना वर्ल्ड लेवल पर। अब हमें किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं होती है कि हमें वीट चाहिए, राइस चाहिए। अदरवाइज कंट्री में एक बार ऐसा भी क्राइसिस था 1960s के टाइम में, जब कंट्री इसी टाइप के क्राइसिस से गुजर रहा था, फूड क्राइसिस। साल दर साल अकाल, सूखा, बाढ़ की वजह से फूड क्राइसिस जैसे सिचुएशन अराइज हो रहे थे। तब MS स्वामीनाथन ने अपना रोल प्ले किया था। इन्होंने भी वही काम किया जो आज कोर्ट मैंने तुम्हारे साथ शेयर किया, दैट हाउ वी कैन कंट्रीब्यूट इन शेपिंग इंडिया। द सेकेंड टॉपिक वुड बी ज्ञानिक्स। ज्ञानिक्स ये टर्म अभी न्यूज में मेंशन था, रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शंस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से रिलेटेड। और अगर स्पेसिफिकली बात करें तो किस पर्पज से, गगनयान प्रोजेक्ट से, देखेंगे हम लोग इसके डिटेल्स आज। नेक्स्ट इज ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री। कल का जो प्रैक्टिस क्वेश्चन था उसमें मैंने तुम्हें ऑपरेशन पोलो से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे, वो आज डिस्कस करूंगा ही मैं। ये एक नया ऑपरेशन मेंशन है, ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री। तो ये किस चीज से रिलेटेड है, इसका एजेंडा क्या है, कहाँ ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री अभी किया जा रहा है या पहले हो चुका है, पहले आगे किया जाएगा, क्या है एग्जैक्टली ऑपरेशन सेंट्री, दैट वी विल डिस्कस। नेक्स्ट वुड बी सोलर वैल्यू चेन। सोलर वैल्यू चेन, यहाँ एक ऐसा वैल्यू चेन स्टैब्लिश करने की बात हो रही है जो कि सोलर एनर्जी की फील्ड में इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा, इंडिपेंडेंसी लेकर आएगा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस के लिए। एंड GI टैग, हम रेगुलरली न्यूज़पेपर में देखते हैं कि कभी पंजाब में डिमांड हो रहा है कि अमृतसरी छोले या कुलचे, उसका एक अमृतसरी कुलचे को GI टैग मिलना चाहिए। मणिपुर फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है, अभी मैं दिखाऊंगा तुम्हें न्यूज क्लिपिंग्स। मणिपुर इज सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल्स टू सेलिब्रेट द यूनिक वेराइटी ऑफ चिली, मिर्च की यूनिक वेराइटी जिसको GI टैग मिला है, उससे रिलेटेड एक फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहा है। तो ये GI टैग होता क्या है, कैसे प्रोडक्ट्स को दिया जाता है, कितने टाइप के प्रोडक्ट्स हैं जिनको GI टैग मिलता है, ये आज हम सारी चीज़ डिस्कस करेंगे सिविल सर्विसेज के लिए। एंड देन प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रीवियस डे प्रैक्टिस क्वेश्चंस का एनालिसिस, और आज आपके लिए न्यू प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी। दिस वुड बी द एजेंडा ऑफ प्री-सिक्योर सितंबर 17। चलिए अब हम पहले टॉपिक पर आते हैं। तो पहला टॉपिक है MS स्वामीनाथन साहब के ऊपर, जिसके ऊपर द हिंदू ने एक डिटेल आर्टिकल पब्लिश किया, दैट अ ट्रिब्यूट टू MS स्वामीनाथन, द मैन हु फेड इंडिया, द मैन हु मेड इंडिया डिपेंडेंट ओवर इटसेल्फ in terms of fodder, in terms of अनाज, in terms of wheat, rice and other such kind of food products, जिन्होंने इंडिया को सेल्फ डिपेंडेंट, सेल्फ सफिशिएंट बना दिया अनाज के लिए। किसी के ऊपर हमें डिपेंडेंसी दिखाने की जरूरत नहीं पड़ी। चलिए पहला स्टेटमेंट क्या है,
ही हेल्प्ड डेवलप्ड हाई यील्डिंग वेराइटीज है ना, जिसको हम लोग शॉर्ट में HYV के नाम से भी बुलाते हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड राइस टू काउंटर बैक टू बैक ड्राउट्स इन 1960s एंड टू सेव द कंट्री फ्रॉम फेमाइन। 1960s के टाइम में एक्चुअली इंडिपेंडेंस के पहले भी और इंडिपेंडेंस के बाद के भी आगे के जो कुछ डिकेड्स रहे, कंट्री ना साल दर साल ऐसे फेमिन से या सूखे से या बाढ़ से गुजरता था। उस टाइम में हमारे पास एक क्राइसिस हो गई थी कि हम व्हीट और राइस, जो कि दो मेन फॉडर मटेरियल है लोगों का पेट भरने के लिए, रोटी बनाने के लिए और चावल भात खाने के लिए, तो इसमें किस तरह से हम इंडिपेंडेंट हो, इसका श्रेय जाता है MS स्वामीनाथन साहब को। एंड यस, ही डेवलप्ड द हाई यील्डिंग वेराइटी। कौन सी हाई यील्डिंग वेराइटी है वो मैं तुम्हें बताऊंगा अभी। सेकंड स्टेटमेंट क्या, ही वाज द फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज विनर इन 1987। और ऐसे फैक्ट्स ना आपको एकदम ध्यान रहने चाहिए, एकदम सही बात है। ही इज द फर्स्ट पर्सन इन द एंटायर ग्लोब जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज से सम्मानित किया गया। तो हम पूरे भारतीयों के लिए कितने गौरव की बात है कि एक भारतीय को पहला वर्ल्ड फूड प्राइज मिला। इससे पहले किसी भी पर्सन को वर्ल्ड फूड प्राइज नहीं दिया गया था। ये वर्ल्ड फूड प्राइज की शुरुआत अभी होती है और पहले इंसान पूरे अर्थ के जिनको वर्ल्ड फूड प्राइज दिया गया वो MS स्वामीनाथन थे। करेक्ट स्टेटमेंट। थर्ड, शॉर्ट स्ट्रॉ और ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स लाइक राइस, wheat formed the basics of India's green revolution as dwarf strains have a higher harvest index। अब ये एक कॉन्सेप्ट है जो कि सही है। क्या है ये कॉन्सेप्ट कि जो शॉर्ट या फिर ड्वार्फ वेराइटीज होते हैं ना, मतलब जिनका साइज छोटा रहता है, ड्वार्फ वेराइटीज है ना, शॉर्टर साइज होगा, छोटा होगा, वो एक्चुअली उनसे ना ज़्यादा हार्वेस्ट निकलता है। क्यों हार्वेस्ट ज़्यादा निकलता है, इसे ऐसे समझो कि जितने भी शॉर्ट या ड्वार्फ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स होंगी राइस या व्हीट की, तो उनका मेन जो एनर्जी होगा ना वो सीड्स को बढ़ाने में होगा, ना कि अपने फूल पत्ती के ऊपर जाएगा। और जितने भी लॉन्ग वेराइटी, लॉन्ग स्ट्रेन्स वाले क्रॉप्स होते हैं ना, उसमें एक अच्छा खासा एनर्जी प्लांट का किसमें इन्वेस्ट होता है, लीव्स में, स्टेम्स में, इन सब चीज़ों में। शॉर्ट या ड्वार्फ वैरायटी वाले में मेन इन्वेस्ट होता है सीड्स में, मतलब जो उसका एक्चुअली फूड है, जो एक्चुअली प्रोडक्ट है उस चीज़ में। दैट्स वाई हाई हार्वेस्ट होते हैं शॉर्ट ड्वार्फ स्ट्रेन्स में। तीनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। 1, 2 and 3 ऑल 3 आर करेक्ट। ओके, अब हम MS स्वामीनाथन सर के बारे में पढ़ेंगे और फिर इनसे रिलेटेड कॉन्ट्रीब्यूशन। फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से बुलाया जाता है, जिनका जन्म एक तमिल ब्राह्मण फैमिली में मद्रास 7 अगस्त 1925 को होता है। 1925 प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। बचपन से एग्रीकल्चर के लिए इनका काफ़ी ज़्यादा इंक्लिनेशन था। एज ही विटनेस्ड बंगाल फेमिन्स ड्यूरिंग 1943 के बंगाल फेमिन्स को भी इन्होंने देखा था, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और इंडिया ना सिर्फ जापानीज थ्रेट, ना सिर्फ ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन, बल्कि फूड सिक्योरिटी से भी लड़ रहा था। उस चीज़ को इन्होंने विटनेस किया एंड दैट्स व्हाई ही वाज टू मच इंक्लाइन टुवर्ड्स एग्रीकल्चर, और इन्होंने डिसाइड कर लिया कि इन्हें एग्रीकल्चर के फील्ड में काम करना है। फैमिली प्रेशर की वजह से या सोसाइटल प्रेशर्स की वजह से सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी देना पड़ा था, इवन सेलेक्ट भी हो गए थे इंडियन पुलिस सर्विस के लिए। लेकिन उसको छोड़कर इन्होंने फाइनली क्या चूज कर लिया, यूनेस्को फेलोशिप इन जेनेटिक्स इन नीदरलैंड्स। ठीक है, वो छोड़कर इन्होंने फेलोशिप कहाँ पे एक्सेप्ट किया, यूनेस्को की एक फेलोशिप थी जो नीदरलैंड की थी। ओके, चलिए इनके अवार्ड की बात करें तो ही हैज़ बीन अवार्डेड बाय ऑल द 4 हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स ऑफ द कंट्री। मीन्स अगर हम स्टार्ट करें शुरू से तो पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण एंड भारत रत्न, ये जो चारों जो सिविलियन ऑनर है, जो हाईएस्ट लेवल के सिविलियन ऑनर है, इन सब से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है MS स्वामीनाथन साहब को। आगे देखते हैं इनके बारे में। उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें तो इन्होंने अपने जैसे ही एक दूसरे और महान एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ मिलकर, जिनका नाम था नॉर्मन बोरलॉग, इनके बारे में आज पढ़ना है ना, रीड अबाउट हिम, कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन है। ये MS स्वामीनाथन के मेंटोर के रूप में जाने जाते हैं। इनके साथ मिलकर इन्होंने मैक्सिकन जो वेराइटीज़ थी, ड्वार्फ वेराइटीज ऑफ व्हीट, इसके ऊपर काम किया। और यही जो मैक्सिकन एंड जापानीज वेराइटी के साथ मिलकर जो व्हीट की वेराइटी इंडिया आती है, वो इंडिया में ग्रीन रिवॉल्यूशन पॉसिबल कर पाती है, जिससे कि प्रोडक्शन काफ़ी इंक्रीज हुआ था। इनके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलकर एफर्ट्स के वजह से जब 1960s में हम फूड सिक्योरिटी के क्राइसिस से गुजर रहे थे, 1970s में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने खुद डिक्लेयर कर दिया कि नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन फूड प्रोडक्शन। ही वॉज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन के भी मेंबर थे, और प्लानिंग कमीशन के मेंबर रहते हुए इन्होंने विमेन और एनवायरमेंट के ऊपर भी प्लानिंग कमीशन में काफ़ी जोर दिया। इनका ये आइडिया था कि जो एग्रीकल्चर होता है, जो फार्मिंग है, वहाँ पे विमेन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, एंड दैट्स व्हाई ही ऑलवेज लेड एम्फेसिस ओवर दिस थिंग्स।
Later, he was also chosen as the first Asian director in International Rice Research Institute, जो कि फिलीपींस में है। ये भी देखो कितनी अच्छी बात है कि एशिया के पहले वो पर्सन बने जो इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलीपींस के डायरेक्टर बनते हैं। एंड दैट्स व्हाई ही लेड अ वेरी फेमस पेपर विमेन इन राइस फार्मिंग सिस्टम, कि राइस फार्मिंग सिस्टम में विमेन का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इसको एम्फेसाइज किया इन्होंने। एंड सो इनका ये जो IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट में काम है, वो इनको वर्ल्ड का पहला वर्ल्ड फूड प्राइज दिलवाता है 1987 में। 1984 में ही ऑल्सो बिकेम द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ IUCN के प्रेसिडेंट बनते हैं एंड वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड के वाइस प्रेसिडेंट भी बनते हैं। इट मीन्स इन्होंने अलग अलग लेवल पे अलग अलग प्लेटफॉर्म के पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है। और इनके बारे में बात करें तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के तो फादर हैं ही, बट इन्होंने बोला था कि इंडिया में एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन की जरूरत है। एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन जो क्या करेगा, जो कंटिन्यूअस इंक्रीज इन सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी इंश्योर करेगा, जिससे कि प्रोडक्टिविटी परपेचुइटी के साथ हो सके। प्रोडक्टिविटी सिर्फ किसी एक साल के लिए, जैसे हमने देखा क्या कि इंडिया में जब ग्रीन रिवॉल्यूशन आया तो उसका ज़्यादा फायदा पंजाब, हरियाणा इस रीजन में हुआ एज कम्पेयर टू बिहार एंड अदर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो यही इनका सपना था MS स्वामीनाथन साहब का कि ये जो एवर ग्रीन रिवॉल्यूशन होगा वो सिर्फ पंजाब, हरियाणा या किसी रीजन नहीं, पूरे इंडिया में हो सकेगा और सस्टेनेबल प्रोडक्टिविटी इंडिया में आगे चलेगी। इन्होंने सॉर्ट, स्ट्रॉ या ड्वार्फ वैरायटी पे काफ़ी जोर दिया कि अगर हम सॉर्ट एंड ड्वार्फ वैरायटीज का कल्टीवेशन करेंगे तो इससे हमें दोनों फायदे होंगे। एक तो क्या होगा कि ज़्यादा अच्छा हार्वेस्ट होगा, इवन प्लांट को भी ना ज़्यादा से ज़्यादा वाटर की या बाकी चीज़ों की नीड कम पड़ेगी। कुछ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ क्रॉप्स की बात करें तो यहाँ कुछ एग्जांपल्स मैंने तुम्हारे लिए लिखे हैं, जैसे IR8, इसको मिरेकल राइस के नाम से भी बुलाया जाता है। IRRI फिलीपींस में इसको डेवलप किया गया था, है ना। कल्याण, सोना एंड सोनालिका ये वीट की वेराइटीज हैं। सो दीज आर फ्यू हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ राइस एंड वीट। ये नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स में काम आएगा आपके। ओके, कम टू दिस क्वेश्चन, ज्ञानिक्स। ज्ञानिक्स की हम बात करें तो हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं, बिकॉज इंडियन एक्सप्रेस ने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल क्या पब्लिश किया, गगनयान इसरो कंडक्ट्स साइमुलेशन मिशंस, कि गगनयान के लिए इसरो क्या कर रहा है, साइमुलेशन मिशन कंडक्ट कर रहा है। साइमुलेशन मिशन का मतलब क्या हो गया कि सेम उसी टाइप के एनवायरनमेंट क्रिएट किए जाते हैं जिस एनवायरनमेंट में हमारे गगनयान जो मिशन है उसके एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाएंगे, तो उनके लिए ना एक वैसा ही रियल लाइफ एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा रहा है ताकि उनको ट्रेनिंग दी जाए। क्या क्या फीचर्स हैं, इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, लेट्स डिस्कस इट। सो पहला स्टेटमेंट क्या कहा जा रहा है, इट इज अ पार्ट ऑफ साइमुलेशन मिशन। देखो इसको ऐसे समझो, जैसे तुम लोग अभी अब सिविल सर्विसेज का एग्जाम नेक्स्ट ईयर दोगे, बट उससे पहले आप टेस्ट देते हो ना, क्लास टेस्ट देते हो, मॉक टेस्ट देते हो, तो वो आपके लिए साइमुलेशन एक्सरसाइजेज हो गए। वही ये साइमुलेशन एक्सरसाइज है ज्ञानिक्स। इट इज अ पार्ट ऑफ द साइमुलेशन मिशन। अब क्लियर है ना साइमुलेशन मिशन, known as analog experiments during which selected astronauts, obviously जो इसके पार्ट हैं, are spending several days in confined spacecraft like conditions। ये बेंगलुरु में ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, मिशन किया जा रहा है। यस, इट इज करेक्ट। ये इनका मॉक टेस्ट हो गया कि जब आप गगनयान मिशन से स्पेस में जाओगे उसका मॉक टेस्ट आप पहले यहाँ पर दे दो। ओके, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड, दिस गगनयान एनालॉग एक्सपेरिमेंट्स वुड हैव सिमिलर एनवायरनमेंट लाइक द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। एक्चुअली नॉट, ये वाला एनवायरनमेंट नहीं पॉसिबल हो पाया है कि एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी भी क्रिएट की जा सके, है ना। एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी नहीं क्रिएटेड है, बाकी सब चीज़ों के लिए ज्ञानिक्स में सिमिलर एनवायरनमेंट है लाइक गगनयान मिशन। सो करेक्ट आंसर ढूंढे तो 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब जैसे जब हम मॉक टेस्ट देते हैं तो वहाँ पर भी कुछ सिमिलर एनवायरनमेंट नहीं होते ना एग्जामिनेशन वाले। आप जब मॉक टेस्ट देते हो तो यहाँ AC में फैन के नीचे बैठ कर देते हो, एक्चुअल एग्जामिनेशन सेंटर में जाते हो वहाँ AC तो छोड़ो, पंखा तो छोड़ो, अच्छे से बेंच डेस्क भी कई बार नहीं मिलते हैं, होता है ना। तो इसलिए समझ लो यहाँ पर कि यहाँ एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी नहीं क्रिएट हो पा रही है, ऐसा याद रखना। ओनली 1 इज करेक्ट। आइए डिटेल्स में चलते हैं हम ज्ञानिक्स के गगनयान एनालॉग एक्सपेरिमेंट या गगनयान का जो साइमुलेशन एक्सपेरिमेंट चल रहा है, कहाँ कंडक्ट किया जा रहा है, इसे बेंगलुरु में किया जा रहा है, एक कन्फाइंड एनवायरनमेंट में, जिससे कि जो हमारा क्रू है, जो हमारे एस्ट्रोनॉट्स होंगे, कौन कौन से एस्ट्रोनॉट्स जा रहे हैं बाय द वे, टेल मी द नेम ऑफ दोज एस्ट्रोनॉट्स हु आर पार्ट ऑफ गगनयान मिशन। आप मुझे इनका नाम बताओगे कमेंट सेक्शन में ढूंढकर। तो इनको वैसा ही रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट इनको दिया जा रहा है, मॉक टेस्ट लाइक कंडीशंस क्रिएट किए जा रहे हैं। ज्ञानिक्स 1 की हम बात करें तो ज्ञानिक्स 1 पहला स्टेज था जो कि जुलाई में कंडक्ट किया गया, जिसमें ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप बाकी 2 लोगों के साथ ऐसे ही कन्फाइंड एनवायरनमेंट में उन्होंने 10 दिन स्पेंड किया था। लिमिटेशन इस ज्ञानिक्स की बात करें तो ग्रेविटी, एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी वाला जो कंडीशन है वो नहीं तैयार किया जा सका है, बिकॉज इट इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। तो अभी के लिए वो नहीं फैसिलिटी ज्ञानिक्स में है।
ये फैसिलिटी के लिए हो सकता है कि हम रशियन स्पेस एजेंसी या अमेरिकन स्पेस एजेंसी के साथ टाई अप करेंगे। गगनयान इंडिया का पहला ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन होगा, जिसको कि इसरो लॉन्च करेगा कब? 2027 में। ओके, आप मुझे एस्ट्रोनॉट्स के नाम बताओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री। क्या है ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री? तो उसके लिए अब हम ये न्यूज़पेपर की क्लिपिंग देखते हैं। क्या कह रहा है यहाँ पे? व्हाट टू नो अबाउट ईस्टर्न सेंट्री, नाटोज रिस्पॉन्स टू रशियन ड्रोन्स। द ऑपरेशन बिगेन आफ्टर लास्ट वीक्स रशियन ड्रोन्स इनकर्जन इनटू पोलैंड। यहां से हमें दो चीज जानना है, तीन चीजें एक्चुअली। एक तो व्हाट इज ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री, दूसरा क्या नेटो क्या है, नेटो का स्टेटस क्या है, और ये पोलैंड वाले रीजन का वर्ल्ड मैप पे क्या लोकेशन है। तो चलो पोलैंड के वर्ल्ड मैप की बात करें तो यहाँ मैंने आपके लिए मैप इंक्लूड कर रखा है, आप यहाँ देख सकते हो। ये रहा पोलैंड, और पोलैंड किस तरह से अपना लैंड बाउंड्री शेयर करता है, तो जर्मनी के साथ है, चेक रिपब्लिक के साथ है, स्लोवाकिया के साथ है, यूक्रेन के साथ है, बेलारूस के साथ है, रसिया के साथ है, ठीक है, और बाल्टिक सी के साथ है। तो बाल्टिक सी इसके नॉर्दर्न डायरेक्शन में पड़ रहा है, नॉर्थ ईस्टर्न डायरेक्शन में पड़ रहा है, ये ध्यान रखें आप। ओके, अब हम क्वेश्चन पर आते हैं। पहला स्टेटमेंट क्या? इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब नेटो। नाटो 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 नेटो, वो गाने का डांस का नाम नहीं, नाटो नाटो डांस तो सबने सुना था ना, जिसको हमने हिंदी में नाचो 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 के नाम से गाना है। It has been launched by NATO to strengthen up the defense of its eastern flank in Europe. Yes, इसको लॉन्च कर रहा है नेटो, लॉन्च कर रहा है यूएस लेड नेटो, क्योंकि नेटो में सबसे ज़्यादा सेइंग, सबसे ज़्यादा जो इन्फ्लुएंस है वो यूएसए का है। किस चीज़ को सिक्योर करने के लिए? यूरोप के ईस्टर्न फ्लैंक को सिक्योर करने के लिए, जहां पर अभी क्या है? पोलैंड, ठीक है। Article 5 of the NATO states that an armed attack against one member shall be considered an attack against them all. नेटो का एक आर्टिकल 5 है जो ये बोलता है कि अगर नेटो के एक मेंबर के ऊपर अटैक होगा तो ये नेटो के सारे मेंबर पर अटैक माना जाएगा, एंड द ऑल मेंबर्स ऑफ नेटो वुड एक्ट अगेंस्ट दैट फोर्स। दिस इज आर्टिकल 5। यस, इट इज करेक्ट, ये याद रखिएगा। ये मेंस में भी अपने आंसर में डायरेक्ट वैल्यू एडिशन के काम आएगा, और प्रीलिम्स के क्वेश्चन में तो आता ही है। इनकरेक्ट ढूंढना है। एक्चुअली दोनों स्टेटमेंट तो करेक्ट थे, तो आंसर सी नहीं, क्या होगा? डी, क्योंकि कोई भी इनकरेक्ट नहीं है। ओके, चलिए अब हम नेटो के बारे में पढ़ते हैं। ऑपरेशन ईस्टर्न सेंट्री तो तुम्हें बताया ही। नेटो की बात करें तो नेटो 32 नेशंस का एक मिलिट्री अलायंस है, इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस, जिसमें 30 यूरोपियन नेशन से और 2 नॉर्थ अमेरिकन नेशन से। व्हेन डिड इट कम इनटू एग्जिस्टेंस? ये एग्जिस्टेंस में आता है 1949 में, मतलब आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद एक कॉलेक्टिव सिक्योरिटी मेजर्स के रूप में नेटो बनाया गया, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है आर्टिकल 5, कि अगर नेटो मेंबर के किसी भी एक मेंबर पर अटैक हुआ तो बाकी सारे मेंबर उसको अपने ऊपर अटैक समझेंगे। मुझे अभी नेटो के चीफ ने इसी चीज का हवाला दिया है कि ईस्टर्न सेंट्री जो है एग्जैक्टली आर्टिकल 5 यूज नहीं कर रहे हैं, बस उन्होंने बोला है कि ईस्टर्न सेंट्री एक हमारा मिशन है, एक ऑपरेशन है जो कि यूरोप के ईस्टर्न फ्लैंक को सिक्योर करेगा अगेंस्ट रसियाज एग्रेशन। अब नेटो नेशंस और रसिया के बीच के जो एग्रेशन चल रहे हैं ये जग जाहिर है, वी ऑल नो अबाउट इट। और डिटेल में चलते हैं हम नेटो के बारे में, तो इसका मेन हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, बट मिलिट्री हेडक्वार्टर बेल्जियम में ही दूसरे जगह मॉन्स पर है। मतलब इसके हेडक्वार्टर के 2 पार्ट हो गए, एक हो गया मेन हेडक्वार्टर जहां से गवर्नमेंटल जो भी इसके गवर्नेंस रिलेटेड डिसीजंस होंगे वो लिए जाएंगे, और मिलिट्री हेडक्वार्टर वही बेल्जियम में दूसरे जगह मॉन्स पर पड़ता है। एटलीस्ट 5% ऑफ जीडीपी, मतलब जितने भी मेंबर्स हैं, जो 32 मेंबर्स हैं नेटो के, उन्होंने ये डिसाइड किया है कि एटलीस्ट 5% ऑफ जीडीपी वो किस पे स्पेंड करेंगे? नेटो में अपने मिलिट्री कैपेबिलिटी पर, डिफेंस पर। आर्टिकल 5 की बात करें नेटो का, तो ये आर्टिकल 5 जो है वो फर्स्ट एंड ओनली टाइम अभी तक यूज किया गया है, मतलब पहली बार और इकलौता अभी तक यूज किया गया। कब? जब सितंबर 11 में यूएसए पे अटैक होता है और उसके बाद नेटो ट्रूप्स को अफगानिस्तान में प्लेस किया जाता है, डिप्लॉय किया जाता है। So this was the first time and the only time when Article 5 was used. Okay. अब नेटो न्यूज में पिछले कुछ साल से इसलिए रहा, 1-2 साल से, यूक्रेन के वजह से, बट याद रखिएगा यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर ऑफ नेटो। नेटो का फुल टाइम मेंबर नहीं है यूक्रेन, एस्पायरिंग मेंबर है। यूक्रेन के साथ साथ बोस्निया, हेर्जेगोविना, जॉर्जिया भी है ना। यूक्रेन इज नॉट अ मेंबर, इट इज एस्पायरिंग मेंबर। इंडिया है क्या मेंबर नेटो का? एकदम आराम से आंसर कर सकते हो।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज सोलर वैल्यू चेन। सोलर वैल्यू चेन, सो दैट हम इंडिपेंडेंट बन सके रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। कौन से एनर्जी? सोलर एनर्जी के केस में। आप यहाँ पीआईबी का अपडेट देख सकते हो दैट द यूनियन मिनिस्टर ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी श्री प्रहलाद जोशी, वो क्या बोल रहे हैं दैट इंडिया टारगेट्स स्वदेशी सोलर सेल्स बाई 2028। सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन तो हमारे कंट्री में बड़ा अच्छा हो रहा है, हमने काफ़ी अच्छा अचीवमेंट भी हासिल किया है। जैसे अभी हम प्रेजेंट स्टेटस की बात करें तो 251.5 गीगावाट नॉन फॉसिल कैपेसिटी ऑफ एनर्जी हम अचीव कर रहे हैं। टारगेट हमारा है 2030 तक 500 गीगावाट का, जो कि हम शायद अचीव कर भी लेंगे। पर इसके लिए ना हमें काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंट रहना पड़ता है किस चीज़ के ऊपर? इम्पोर्ट्स के ऊपर। इम्पोर्ट्स जो हम दूसरे कंट्री से कर लाते हैं एंड उसे यूज करते हैं हम अपने सोलर प्लेट्स बनाने में। जो भी सोलर प्लेट्स घरों में इंस्टॉल किए जा रहे हैं या फार्म में इंस्टॉल किए जाते हैं, तो उन सोलर प्लेट्स में ना इंपोर्टेड मटेरियल्स यूज किया जाता है। गवर्नमेंट का टारगेट है कि इंपोर्टेड नहीं हो, पूरी तरह से स्वदेशी हो। दैट इज द टारगेट, उसी की बात हम आज कर रहे हैं। सो पहला स्टेटमेंट क्या है? पहला स्टेटमेंट ये कह रहा दैट इट इज ऐसे लिखिए, it comprises a complete process of converting raw materials into a fully functional solar voltaic module। yes, पूरी तरह से इसको ना, और वो भी स्वदेशी मोड पर। स्वदेशी भी याद रखिए, स्वदेशी भी लिख लीजिए कि एक कंप्लीट प्रोसेस है जिससे रॉ मटेरियल को फुल्ली फंक्शनल फोटोवोल्टाइक सोलर मॉड्यूल में कन्वर्ट किया जा सके स्वदेशी तरीके से, इंडिया में ही। करेक्ट। द प्रपोज्ड चेन वुड कंसिस्ट 2 सेगमेंट्स, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम सेगमेंट। वैसे तो स्टेटमेंट करेक्ट है, बट थोड़ा सा चेंज मैंने यहाँ क्या किया है। स्ट्रीम, इसके सोलर वैल्यू चल के 2 सेगमेंट्स होंगे, अप स्ट्रीम सेगमेंट एंड डाउन स्ट्रीम सेगमेंट। बट अप स्ट्रीम में क्या होगा? हाई टेक कैपिटल इंसेंटिव पार्ट, एंड डाउन स्ट्रीम में होगा असेंबली इंस्टॉलेशन लेबर इंटेंसिव पार्ट। मैंने यहाँ पे दोनों को एक्सचेंज कर दिया था, इसलिए स्टेटमेंट गलत। कहने का मतलब क्या, ये यहाँ देखो एक्सप्लेनेशन में आ जाओ, फिर हम स्टेटमेंट का वैलिडेशन देखेंगे कि सोलर वैल्यू चेन के 2 सेगमेंट बनाए गए, एक अप स्ट्रीम और दूसरा डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में टेक्नोलॉजी की बात होगी, कैपिटल इंटेंसिव वर्क की बात होगी। तो टेक्नोलॉजी कैसा, कैपिटल क्या चीज के लिए? तो पॉलीसिलिकॉन के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वेफर्स बनाने के लिए। वेफर्स वही बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं सोलर सेल के, है ना, फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स बोला जाता है वेफर्स। जैसे हम चॉकलेट खाते हैं ना, जैसे किटकैट नाम के एक चॉकलेट की बात करें तो उसमें ऐसे लेयर्स लगा होता है ना, एक लेयर्स रहते हैं। पर्क की बात करें, लेयर्स होते हैं, वैसा ही ये वेफर्स हो गए। सो ये ना जो भी टेक्नोलॉजिकल बात होगी या कैपिटल की बात होगी वो अप स्ट्रीम सेगमेंट होगा। और जब लेबर इंटेंसिव वर्क की बात होगी, मतलब जब हम उनको इंस्टॉल करेंगे रूफ टॉप पे, फील्ड में, सोलर फार्म में, असेंबली की बात करेंगे, वो डाउन स्ट्रीम होगा। ठीक है, अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम सेगमेंट, याद रखना है इसे, बड़ा बेसिक डिटेल है बट इंपॉर्टेंट पार्ट। सो सेकंड स्टेटमेंट इस वजह से रॉन्ग हो गया क्योंकि मैंने चेंज कर रखा था। India has surpassed 251.5 gigawatt non-fossil fuel energy capacity, achieving over half of 2030 target of 500 gigawatt। Yes, इंडिया ने इसको अचीव कर लिया है। करेक्ट ढूंढना है तो आंसर क्या होगा? 1 and 3। इनकरेक्ट ढूंढना होता तो 2 ओनली। राइट, चलिए आपको ये अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम तो समझा ही दिया। इंडिया में प्रेजेंट स्टेटस है कि इंडिया में सोलर मॉड्यूल कैपेसिटी 100 गीगावाट की है, बट as I have said, we are heavily reliant on imports, especially from China। हम काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट्स पे डिपेंडेंट होते हैं, इसलिए इंडिजीनियस सोलर वैल्यू चेन पे काम हमें करना है कि जो भी प्रोडक्शन हो सोलर एनर्जी का, उसमें जो भी मॉड्यूल लगे, जो चीज़ भी लगे, वो इंडिया में ही प्रोड्यूस हो। इंडिया के हम अचीवमेंट्स की बात करें कि इंडिया का क्या अचीवमेंट है सोलर एनर्जी के लिए, तो 251.5 गीगावाट ये तो हमने अचीव किया। ये नॉन फॉसिल एनर्जी का है ना, कंप्लीटली सोलर एनर्जी नहीं, सारे नॉन फॉसिल एनर्जी का है। उसके अलावा पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जिसमें लगभग 20 लाख हाउस होल्ड को जो हमारा क्या टारगेट है कि सूर्य के अकॉर्डिंग, सोलर एनर्जी के अकॉर्डिंग फ्री बिजली मिले, वो हम अचीव कर रहे हैं। इसको आगे इंक्रीज करने का टारगेट है, लगभग 50 लाख तक लेके जा रहे हैं। पीएम कुसुम की बात करें तो अराउंड 1.6 मिलियन सोलर पंप्स हैव ऑलरेडी बीन एस्टैब्लिश्ड, जिसको इंक्रीज किया जा रहा है। ये दोनों काफ़ी एम्बिशियस प्रोग्राम है। इनके बारे में पहले भी मैंने प्री सिक्योर में, आसाम प्रहरी में डिस्कस किया है। तो आज तुम्हारा एक काम है कि आप जाकर फिर से रिवाइज करोगे पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को। इसको आसाम प्रहरी में बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है। और पीएम कुसुम को भी आप स्टडी करोगे, क्योंकि आज एक प्रैक्टिस क्वेश्चन मैं तुमको लास्ट में पीएम कुसुम के ऊपर दे रहा हूँ। एक स्पेशल नोट तुम्हारे लिए क्या कि जीएसटी में अभी रिसेंटली जो जीएसटी में चेंजेस किए गए हैं, सो रिन्यूएबल एनर्जी डिवाइसेस एंड सर्विसेज में पहले 12% जीएसटी लगती थी, अब कितना जीएसटी लगेगा? 5%, जिससे रिन्यूएबल एनर्जी के फील्ड में हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे और वो कॉस्ट इफेक्टिव बन पाएगा। इस चीज़ को याद रखिएगा। ओके,
नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट जीआई टैग एंड व्हाई वी आर स्टडिंग, बिकॉज अलग अलग न्यूज़पेपर्स अलग अलग पोर्टल्स पे आपको अपडेट दिखेंगे। जैसे इंडियन एक्सप्रेस में यहाँ बोल रहा है कि अमृतसरी कुलचा को जीआई टैग देने का डिमांड कहाँ पर चल रहा है, पंजाब में। और मणिपुर एक फेस्टिवल कर रहा है, 3-day फेस्टिवल टू प्रमोट्स इट्स जीआई टैग हाथेई चिली। इस चिली को पहले से जीआई टैग मिला हुआ है मणिपुर में, हाथेई चिली बुलाते हैं, जिससे रिलेटेड एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज की जा रही है मणिपुर में, राइट। और अमृतसर डिमांड कर रहा है किस चीज़ के लिए, अमृतसरी कुलचा को, छोले और कुलचे। हाँ, क्या मस्त टेस्ट होता है, कभी ट्राई करें आप छोला और कुलचा। अमृतसर नहीं तो कम से कम ये जहाँ पर आप रह रहे हैं वहीं पर छोला कुलचा ट्राई कर लो। दिल्ली जाकर ट्राई करोगे, वहाँ भी मज़ा आएगा, बड़ा अच्छा छोला कुलचा दिल्ली में मिलता है। छोला कुलचा, थोड़ा सा प्याज और साथ में छाछ, दही की नमकीन लस्सी मीठी लस्सी भी, उसमें भी मज़ा आता है। खैर, अभी इस पर आ जाते हैं क्वेश्चन पे, खाने की बात ज़्यादा नहीं करेंगे। पहला स्टेटमेंट क्या, जीआई टैग और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग आइडेंटिफाइज गुड्स ऑरिजिनेटिंग फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन। स्पेसिफिक लोकेशन तो भाई तभी हम पंजाब मणिपुर का एग्जांपल ले रहे थे। एंड हैविंग डिस्टिंक्ट नेचर, क्वालिटी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स लिंक टू दैट लोकेशन। बिल्कुल सही है, तभी उन प्रोडक्ट्स को जीआई टैग या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलता है। इट इज इश्यूड पर द ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 1999। यस, इसी एक्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में जीआई टैग दिया जाता है, मतलब एक लीगल स्टेटस भी हो जाएगा इंडिया में जीआई टैग का। उत्तर प्रदेश इज द लीडिंग जीआई स्टेट विद 74 जीआई टैग प्रोडक्ट्स फॉलोड बाई तमिलनाडु। अगेन करेक्ट, उत्तर प्रदेश लीडिंग स्टेट है जिसमें 74 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा जीआई टैग प्रोडक्ट्स अलग अलग कैटेगरी के उत्तर प्रदेश से आते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर पे तमिलनाडु है। कितना नंबर है तमिलनाडु का ये देखना। और एक और तुम्हारे लिए वर्क क्या, होमवर्क क्या, आप अपने रेस्पेक्टिव स्टेट्स में चेक करोगे दैट इन विच स्टेट, जो भी रेस्पेक्टिव स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उस स्टेट में कितने जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। फॉर नाउ ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं इस क्वेश्चन के लिए। ओके, सो जीआई टैग का पर्पस क्या होगा, टू इंश्योर दैट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स related to that unique product, related to that unique place, the specific place, वो वहाँ पर प्रेजेंट हो। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि एक प्रोडक्ट को जीआई टैग 2 अलग अलग रीजन में मिले, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, बस उसमें ना थोड़ी यूनिकनेस होती है। जैसे अगर हम मान लो बात कर लेते हैं हम बासमती चावल का, तो बासमती चावल पंजाब में भी जो एक बासमती चावल की वैरायटी है उसको जीआई टैग मिला है, बिहार में भी बासमती चावल की वैरायटी है उसको भी जीआई टैग मिला है, उत्तर प्रदेश में भी वैरायटी उसको भी मिला है, बस इनमें थोड़ी थोड़ी यूनिकनेस अलग अलग रीजन में मिलती है। इसका लीगल स्टेटस किस एक्ट के अकॉर्डिंग आता है, तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 1919 या ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के अकॉर्डिंग। ड्यूरेशन क्या होगा, 10 साल का ड्यूरेशन होता है और इसको फिर बाद में एक्सटेंड किया जा सकता है, ये याद रखिएगा। जीआई टैग का इनिशियल ड्यूरेशन कितना, 10 साल का, एंड देन इट कैन बी एक्सटेंडेड। टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स की बात करें कि किन किन कैटेगरी में जीआई टैग मिलता है, तो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, मैन्युफैक्चरर गुड्स, फूड प्रोडक्ट्स एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स। इंडिया में टोटल 605 जीआई टैग्ड प्रोडक्ट्स हैं इन कैटेगरी में। मतलब ये देखो, एक बार मैं स्क्रीन क्लियर करता हूं, तो इंडिया में 342 हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को जीआई टैग मिला है, 197 एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को। अच्छा, एग्रीकल्चर और नेचुरल प्रोडक्ट्स में डिफरेंस है गाइस। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जिनका हम कल्टीवेशन कर रहे हैं, जैसे ऑरेंज हो गया, चिली हो गया। नेचुरल प्रोडक्ट्स जैसे मार्बल है ना, जैसे स्टोन, चुनार स्टोन, ये उत्तर प्रदेश में चुनार स्टोन को जीआई टैग मिला हुआ है, राजस्थान का मकराना मार्बल जो है उसको जीआई टैग मिला हुआ है। तो दीज आर नेचुरली फाउंड इन नेचर, ये नेचुरली मिल रहे हैं, इनका कल्टीवेशन नहीं हो रहा है। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वो हो गए जिनका कल्टीवेशन होता है। तो कुछ इतने प्रोडक्ट्स अलग अलग कैटेगरी में, टोटल 605 प्रोडक्ट्स को इंडिया में जीआई टैग मिला है। ओके, इंटरनेशनल प्रोटेक्शन की बात करें कि इंटरनेशनल प्रोटेक्शन और जीआई टैग का क्या रिलेशन है इंडिया में, तो पेरिस कन्वेंशन जिसका नाम है प्रोटेक्शन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी 1883, ये भी जीआई टैग से रिलेटेड है। एंड ट्रिप्स एग्रीमेंट ऑफ डब्ल्यूटीओ, ये भी जीआई टैग से रिलेटेड है। दिस 2 थिंग्स। चलिए, और हम जीआई टैग की बात करें तो अभी जिन 2 स्टेट्स के बारे में हमने न्यूज़पेपर क्लिपिंग में देखा, तो पंजाब से जीआई टैग फुलकरी एम्ब्रॉयडरी, मतलब एक एम्ब्रॉयडरी वर्क है जिसका नाम है फुलकरी। यू कैन सर्च अबाउट फुलकरी एम्ब्रॉयडरी, काफ़ी अच्छा डिजाइन होता है फुलकरी एम्ब्रॉयडरी का। और बासमती राइस इसको पंजाब से मिला है। मणिपुर से चा खाओ, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जीआई प्रोडक्ट फ्रॉम मणिपुर, जो ब्लैक एरोमेटिक राइस होती है जिसको चा खाओ भी बुलाते हैं। साफी, लैंफी, मोइरांग फी, ये ट्रेडिशनल हैंड वीवन पैटर्न है मणिपुर के। एंड हैथेई चिली जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसको सिरार खोंग चिली भी बुलाते हैं, इनको भी जीआई टैग मिला है। एक नोट याद रखिए, यूनियन मिनिस्ट्री का टारगेट है 10,000 ज्योग्राफिकल इंडिकेशन प्रोडक्ट बाय 2030।
अब ये एम्बिशियस टारगेट इसलिए रखा गया है ताकि इंडिया के अलग अलग रीजन में जो भी यूनिक प्रोडक्शन होता है उसको अपनी एक पहचान मिल सके, दैट इज द पर्पस। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने डिसाइड किया है कि हम 2030 तक 10,000 जीआई टैग्स आइडेंटिफाई करेंगे। देखते हैं कितना होता है। अब हम आते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन पे। तो कल का जो पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन था वो था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो ये हम पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री के क्लासेस में भी पढ़ते हैं, अभी तुम्हें पढ़ाया है, बाकी बैचेज में आगे पढ़ोगे। ऑपरेशन पोलो रिलेटेड है किस चीज से? ये रिलेटेड है पोस्ट इंडिपेंडेंट पार्ट से, जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऑपरेशन लॉन्च किया था अगेंस्ट द निजाम ऑफ हैदराबाद, जो कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया को ज्वाइन नहीं करना चाहता था। निजाम के अंदर ये ख्वाहिश थी कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने स्टेटमेंट भी दिया था कि दिस वुड बी लाइक ए कैंसर इन द बेली ऑफ इंडिया, कि अगर हैदराबाद को इंडिपेंडेंस दे दिया गया तो इंडिया के बेली में एक कैंसर की तरह होगा। ऑब्वियसली ऐसे ऐसे स्टेटमेंट याद रखें, काम आएगा आपके मेंस के आंसर्स में, ठीक है। एंड यस, इस चीज को खत्म करने के लिए, हैदराबाद को इंडिया में मिलाने के लिए एक मिलिट्री, एक पुलिस ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसको क्या नाम दिया गया? ऑपरेशन पोलो। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट हियर, ठीक है। ये देखो इतना डिटेल में इसलिए मैं डिस्कस करवाता हूँ ताकि तुम्हारा करंट अफेयर्स हर जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट से अच्छे से होते रहे। तुम सिंसियरली फॉलो करो, है ना, तुमसे यही उम्मीद है बस। और नहीं फॉलो करोगे तो फिर ऊपर वाला भी मालिक नहीं है तुम्हारा, ऊपर वाला भी बोलेगा कि बेटा मेरे तरफ क्या देख रहे हो, जब पढ़ाया जा रहा था तो पढ़े क्यों नहीं थे। खैर, नेक्स्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन है आर्टिकल 143 राइट, आर्टिकल 143(1) के ऊपर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। It empowers the president to seek the Supreme Court's opinion on question of law or fact which are of public importance. Yes, it is correct. ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है एज पर आर्टिकल 143 कि वो सुप्रीम कोर्ट से किसी भी मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर ना सजेशंस मांग सकती हैं, एडवाइस मांग सकती हैं, जो कि अभी रिसेंटली मांगा गया था। अब इसके दो पार्ट है, आर्टिकल 143(1) एंड आर्टिकल 143(2). 143(1) के अकॉर्डिंग जब भी कोई पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात होगी तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट से एक सजेशन मांगेगी। इस केस में सुप्रीम कोर्ट में गिव द सजेशन और में रिफ्यूज टू गिव द सजेशन। मतलब जब भी पब्लिक इंपॉर्टेंस वाली बात होगी या लॉ और फैक्ट की बात होगी तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज कर सकता है कि नहीं, हमें माफ कीजिए, हम अभी ओपिनियन नहीं देंगे। लेकिन 143(2) के अकॉर्डिंग जब किसी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी की बात होगी, किसी डिस्प्यूट सॉल्व करने की बात होगी, और तब अगर प्रेसिडेंट सजेशन मांग रही है, देन सुप्रीम कोर्ट मना नहीं कर सकता है, उसको देना ही पड़ेगा। ये दोनों पार्ट याद रखिएगा, ठीक है। सेकंड, अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्या था? द सुप्रीम कोर्ट मस्ट टेंडर इट्स ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? आर्टिकल 143(1). तो क्या ये स्टेटमेंट सही हुआ? खुद ही बताओ। नहीं हुआ ना? रॉन्ग। The opinion expressed by the Supreme Court is only advisory and not a judicial pronouncement. Yes, in both the cases of Article 143(1) and 143(2), Supreme Court का ये जो opinion होगा वो advisory होगा, प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होता है, याद रखिएगा both the cases में। So 3 is correct. आंसर क्या होगा? 1 and 3, राइट। अब आपके लिए पहला प्रैक्टिस क्वेश्चन, जैसा मैंने बोला, पीएम कुसुम के ऊपर पढ़िए इसको, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, वाह क्या नाम है। और दूसरा प्रैक्टिस क्वेश्चन है सफायर कैनन के ऊपर। व्हाट इज दिस टर्म सफायर कैनन? ये दोनों आपके आज के प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए। और ये पढ़ाई करने के बाद फिर अपने ही विश्वकर्मा पूजा सेलिब्रेशंस बनाइए, बट पढ़ाई नहीं छोड़ना है। मैं भी विश्वकर्मा पूजा सेलिब्रेट करूंगा पर अपना काम करने के बाद करूंगा, ये सेशन तुम्हारे लिए प्रोवाइड करने के बाद। सो ऑलवेज रिमेंबर इट, वर्क इज द अटमोस्ट प्रायोरिटी। ओके, कल हम लोग फिर नए सेशन के साथ मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, स्टडी वेल, जय हिंद।